तो हम लोग एक रैपिड रिवीजन कोर्स कर रहे हैं और इस रैपिड रिवीजन कोर्स में जो है काफ़ी हम एक रैपिड तरीके से जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी को पूरा ख़त्म करेंगे। और इसमें जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी। व्हाट इज़ द ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्चुअली? तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं उसी को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। So human physiology, they consist of the digestion, excretion, reproduction, all the things. तो human physiology आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट और एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करीब 12 से 15 क्वेश्चंस पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं और काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी लार्ज कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, यानी हमने जो खाना खाया है, रोटी खाया है, सब्जी खाया है, दाल खाया है, तो वो लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है और इनसॉल्युबल है। वो डायरेक्टली रोटी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, डायरेक्टली जो है चावल जो है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी लार्ज, कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल, सिंपल और soluble by the help of enzyme is called digestion. तो it is a proper definition of the digestion. It is a proper definition of digestion कि digestion का proper definition क्या है? तो yes, it is a process of conversion of large, complex, insoluble substance into the small, simple, insoluble that is soluble substance by the help of enzyme is called digestion. So digestion is basically divided into the two part. One is called intracellular digestion and extracellular digestions. So intracellular digestion, the digestion that take place inside the body cavity, और एक ही पॉइंट से फूड सब्सटेंस अंदर आता है और उसी पॉइंट से फूड सब्सटेंस बाहर जाता है, उसी को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। So the food vacuole is formed inside the cell so that the digestion occur inside the lysosomal enzyme. Example is protozoa, that is a protist, and porifera, that is a sponges, right? Extracellular digestion में क्या होता है? They have a separate opening like the human being. One opening act as a mouth so that the food particles enter inside this, and one opening is called anus so that undigested part is removed by this. So this is a extracellular digestion. इसमें क्या होता है कि जो भी cells होते हैं पेरिफेरी पे चिपके रहते हैं, they secrete an enzyme over the food particles and the digestion is take place. So the enzyme secreted the outside the cell that cylindrid onward. Cylindrid के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे जो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं, जबकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टिस, स्पॉन्जेस करते हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को माउथ से लेके एनस तक डिवाइड करते हैं एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द माउथ। माउथ के अंदर बेसिकली हम सलेवरी ग्लैंड, टीथ और टंग लेके आते हैं और ये हमारा स्टमक है। फिर उस स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अराइज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। कैसे याद करेंगे? दीदी, जीजा और आई। दीदी सबकी फेवरेट होती है, तो दीदी को सबसे पहले कोई चीज़ देंगे आप, फिर जीजू को, जीजा को और खुद आई। तो दीदी, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम इज़ अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट अगर देखें तो दैट इज़ द कोलोन। कोलोन इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो कोलोन को हम ऊपर जो कोलोन जाता है दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग कोलोन, फिर नीचे आता है मतलब ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, और फिर जो होता है इसके बाद सीकम और रेक्टम होता है और फिर एनस वाला पार्ट होता है। तो दिस इज़ अ होल डाइजेस्टिव सिस्टम फिगर कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी स्टार्ट विद द माउथ फर्स्ट, क्योंकि माउथ से स्टार्ट करना है हमें। तो माउथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं? माउथ कंसिस्ट ऑफ द लिप, टिथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड। ये चार चीज़ें जो हैं हम माउथ के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिप से। The lip are motile due to the presence of orbicularis oris muscle. तो yes, this muscle is very very important. हमारे पूरे लिप में orbicularis oris muscle होता है, जिस वजह से हम लिप को मूव कर सकते हैं। and it appear pink. नॉर्मल ह्यूमन बींग में पिंक अपीयर होता है बिकॉज लिप के अंदर आर्टरी और वेन्स का कॉम्बिनेशन होता है एंड दे आर कॉल्ड आर्टियोवेनस एनास्मोसिस. सो एनास्मोसिस इज नथिंग बट इट इज जस्ट that is joining between the artery and veins.
so that the blood supply is very abundant, so it appear in a pink. And sebaceous gland is present on the outer side and sweat gland is present inside. तो sebaceous gland outer side में होगा और sweat gland जो होता है अंदर के साइड में जो होता है हमारे लिप के अंदर होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द लिप. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टीथ. सो व्हाट इज द टीथ? Teeth is study of teeth is called odontology. So it is basically called odontology. And origin की अगर बात करें तो teeth का जो origin होता है ecto और meso दोनों को मिला के होता है. तो there is a mainly mesodermal in origin, but some part of the teeth is ectodermal in origin. एक बार एम्स में आया था कि teeth का जो origin है वो क्या होता है. तो yes, it is a combination of both, but the majority of part of teeth is originated by the mesoderm. And it is example of the gomphosis. gomphosis का मतलब ये होता है कि teeth जो होता है ये आके जॉ के अंदर कंबाइंड हो जाता है, जॉ के अंदर फिक्स हो जाता है, जॉ के अंदर फिक्स हो जाता है. So this is called that is gomphosis, that is peg and socket joint. So this is called peg and socket joint. एक क्वेश्चन आया हुआ है कि दिस इज अ टाइप ऑफ इमूवेबल जॉइंट. ये कभी मूव नहीं होते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स, राइट. एंड इट इज़ अ पेग एंड सॉकेट जॉइंट. ये पेग और सॉकेट जॉइंट होता है. एंड दे आर फाउंड इन द थीकोडोंट टीथ. थीकोडोंट टीथ का मतलब क्या होता है कि हमारी जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट टीथ होते हैं, बिकॉज द टीथ इज वेरी मच एम्बेडेड इनसाइड द गम और जॉ कैविटी. दिस टाइप ऑफ टीथ इज गम्फोसिस. ये आया हुआ क्वेश्चन है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ टीथ. जब हम हंसते हैं तो जो पार्ट हमें दिखाई देता है तो दिस पार्ट इज कॉल्ड क्राउन. ठीक है. तो क्राउन इज अ एक्सपोज पार्ट ऑफ द टीथ. क्राउन इज अ एक्सपोज पार्ट ऑफ द टीथ. और जो हमें दिखाई नहीं देता है वो नेक और रूट होता है. तो नेक जो होता है इट इज अ पार्ट वेयर द गम एंड टीथ, गम और टीथ के बीच में जो पार्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड नेक. और रूट जो होता है इट इज़ अ रीजन बिटवीन बोनी सॉकेट एंड टीथ. तो रूट जो होता है काफ़ी मतलब कि दिखाई नहीं देता है हमें, और जो बिल्कुल अंदर तक डीप होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं. सो दे आर रूट. तो बेसिकली टीथ को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट. क्राउन एक्सपोज पार्ट होता है और जो होता है नेक और रूट हमें दिखाई नहीं देता. यहाँ पे देखेंगे. सो दिस इज अ क्राउन पार्ट. This one is a neck. Neck is a junction between the root and the crown part, right? And this is a root where the that is the inner structure which is embedded inside the gum, right? So this is the internal structure of the teeth, which is very important for the NEET and AIIMS and JIPMER point of view. पूरे teeth को अगर हम देखें तो teeth के outer जो layer होता है this is called enamel. ठीक है. तो आउटर लेयर इज कॉल्ड एनेमल, मतलब बेसिकली क्राउन होता है. ठीक है. जो हमें बाहर से दिखाई देता है जब हम बोलते हैं, हंसते हैं, तो जो चीज़ दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड क्राउन, राइट. एंड दिस क्राउन इज कवर बाय द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एनेमल. तो एनेमल इज कवर द आउटर लेयर ऑफ द टीथ. एंड क्वेश्चन आता है यहीं पे रूट के पास एक सेल होता है दैट इज कॉल्ड अमीलोब्लास्ट सेल. सो दिस इज अ अमीलोब्लास्ट सेल विच सिक्रीट द एनेमल. तो ये क्वेश्चन आता है कि वेयर द एनेमल इज प्रेजेंट, कहाँ से एनेमल आता है और एनेमल कौन सिक्रीट करता है. तो येस, नो डाउट, इट इज सिक्रेटेड बाय द अमीलोब्लास्ट सेल. इट इज सिक्रेटेड बाय द अमीलोब्लास्ट सेल. एंड दिस अमीलोब्लास्ट सेल इज प्रेजेंट एट द नेक रीजन. नेक रीजन पे अमीलोब्लास्ट सेल बेसिकली प्रेजेंट होता है. फिर हम बात करते हैं इसके अंदर पूरा जो हमारा गम है, रूट पार्ट है. तो दिस इज अ रूट पार्ट. ये पूरा हमारा जो है रूट है, राइट. ये पूरा रूट है. तो रूट के अंदर एक पल्प कैविटी होती है. सो दिस इज अ पल्प कैविटी, राइट. और इस पल्प कैविटी में आप देख पा रहे हैं ये ब्लड वेसल जा रहा है रेड कलर का, और ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे नर्व्स बना दिया है. ब्लड वेसल दे कंसिस्ट ऑफ द आर्टरी एंड वेन्स, और नर्व्स को मैंने ब्लू बनाया है. एंड दिस इज कॉल्ड पल्प कैविटी. तो इस पल्प कैविटी के ऊपर आप देख रहे हैं चारों तरफ एक सेल्स का अलाइनमेंट है, एंड दिस सेल इज कॉल्ड सीमेंटोब्लास्ट सेल. सो सीमेंटोब्लास्ट सेल बेसिकली cover the pulp cavity. Outer covering of the, you can say, outer covering of pulp cavity is called cementoblast cell, and it secrete a cement. ये सीमेंट सिक्रीट करता है जिसके वजह से जो इसका फिक्सेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, दांत जल्दी से हिल नहीं पाता है. आपने देखा होगा कि जब हम घर और बनाते हैं तो सीमेंट यूज़ करते हैं. तो ये सीमेंट कुछ अलग है जो हमारी बॉडी बनाती है, और सीमेंट की वजह से जो होता है हमारे दांत जो हैं बिल्कुल फिक्स रहते हैं. Inner side of pulp cavity, their inner side is that guarded by the odontoblast cell.
So odontoblast cell is basically present inside the pulp cavity and they secrete a dentine. ये बेसिकली ये डेंटाइन सिक्रीट करते हैं. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, जो ये पल्प कैविटी का ओपनिंग होता है, ये पल्प कैविटी का जो ओपनिंग होता है वो हमारे में जैसे ह्यूमन बीइंग में वो बंद हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद. इसलिए अगर दांत टूट जाता है एक सर्टेन एज लाइक यू कैन से 50 और 20 ईयर में, तो वो दांत फिर से अपीयर नहीं हो पाएगा बिकॉज दिस पल्प कैविटी इज क्लोज. तो ब्लड वेसल्स नहीं जाएगा, नर्व वेसल्स नहीं जाएगा. बट कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें पल्प कैविटी जो होता है थ्रू आउट लाइफ ओपन रहता है, तो उनका दांत भी टूट जाएगा तो फिर से दांत अपीयर हो जाएगा. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज जितने भी रोडेंट एनिमल्स होते हैं उनके दांत टूटने पे फिर से दोबारा जो है वो दांत अपीयर हो जाता है. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटेल ऑफ द पल्प कैविटी. तो पल्प कैविटी दे आर फाउंड इन द रूट रीजन and it is lined by the two type of the cell. Yes, odontoblast cell, they secrete a mesodermal in origin, they secrete a dentine. Cementocyte cell they is also a mesodermal in origin because the major part of the teeth is a mesodermal in origin, and it secrete a cement in a neck or root region, and cement has a white fibers which form a periodontal membrane. जैसे अभी मैंने बताया था कि that is persistence pulp cavity or open that is root teeth. So pulp cavity has a opening the pulp cavity के पास opening होता है जिसके अंदर से this opening is called apical foramen through which blood vessels and nerves enter. इसी के through blood vessels और nerves enter होते हैं, and it is generally blocked after attaining the maturity. Yes, अगर हम 15 साल 20 साल के हो जाएंगे तो pulp cavity जो होता है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है. बट इट रिमेन ओपन in some animals and growth of the teeth occur throughout the lifetime like incisor of rat and rabbits. incisor of rat और rabbit जो होते हैं उनमें जो growth होता है वो चलता रहता है throughout life. tucks of elephant जो हाथी के दांत होते हैं उनमें भी growth जो होता है चलता रहता है. now we are talking about the that is dentine. तो dentine भी mesodermal in origin होता है, and this dentine consists of 69% of the inorganic components, therefore they are called second hardest part of the body. तो yes, तो hardest substance की अगर हम बात करें तो hardest substance is basically क्या होता है कि it is totally depend on the inorganic matter. जितना ज़्यादा inorganic matter होगा उतना ही ज़्यादा वो hardest होगा, उतना ही ज़्यादा वो hard बनेगा, right? तो इसमें 69% inorganic matter है इसलिए इतना ज़्यादा हार्ड है. और इनेमल जो होता है इट इज सिक्रेटेड बाय द अमाइलोब्लास्ट सेल एंड 96% इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है. तो यस, नो डाउट इट इज़ द फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस. तो सबसे पहला जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो हमारा क्या है, इनेमल है, ठीक है. फिर उसके बाद दूसरा डेंटाइन है और तीसरा हमारा जो है बोन है. तो ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है. तो यस, नो डाउट इट इज़ द इनेमल, सेकेंड इज जो है डेंटाइन और थर्ड इज अ बोन. Now we are talking about the classification of the teeth. The first classification is acrodont, right, and pleurodont और thecodont. तो acrodont क्या है कि जॉ है, ये जॉ के ऊपर जो teeth है ऐसे superficially attach हो जाए तो उसी को हम acrodont बोलते हैं, ठीक है. तो the teeth is superficially attached with the jaw, that is called acrodont, and this teeth is superficially placed on the jaw, and the small amphibians, rootless teeth इज एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो मतलब जैसे मान लीजिए कि ये जॉ है और जॉ के ऊपर जो है टीथ सुपरफिशियली अटैच है, तो सुपरफिशियली अटैच है तो कुछ भी जोर से भी धक्का लगेगा तो गिर जाएगा और दांत टूट सकता है. प्लूरोडोंट टीथ जो होता है ये जॉ बोन है और जो टीथ है सराउंडेड है चारों तरफ से, मतलब लेटरली टीथ यहाँ से निकला हुआ है. तो टीथ अटैच लेटरली टू द जॉ बोन. एग्जाम्पल द लिजर्ड, फैंग ऑफ स्नेक, डायरेक्टली एग्जाम्पल आते हैं. और थीकोडोंट टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ इज एम्बेडेड इनसाइड द जॉ, और जितने भी हमारे अंदर जो टीथ है वो हमारे थीकोडोंट है. मैमल्स, क्रोकोडाइल इज एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो यस, इट इज़ अ टाइप ऑफ टीथ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ टीथ डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो यस, नो डाउट इट इज़ अ होमोडोंट टीथ और हेट्रोडोंट टीथ. होमो का मतलब सिमिलर, सेम टाइप ऑफ टीथ इज प्रेजेंट इन द माउथ इज कॉल्ड होमोडोंट.
और हेट्रोडॉन्ट का मतलब एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड हेट्रोडॉन्ट। तो यस, हमारे मुंह में, हमारे माउथ में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं, इट इज़ नॉट अ सेम टाइप। तो दिस डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दैट इज हेट्रोडॉन्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो दिस हेट्रोडॉन्ट टीथ इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट, दैट इज कॉल्ड इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसाइजर देखेंगे तो एकदम फ्लैट इनका सरफेस रहता है एंड देयर इज नो कप्स, कप्स के बारे में बात करेंगे, एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द बाइटिंग एंड कटिंग। कट, जैसे एप्पल को आप काटते हैं, किसी चीज़ को काटने में जो हेल्प करता है वो इंसाइजर करता है। कैनाइन के बारे में बात करें तो कैनाइन जो होता है काफ़ी नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है, और दे हेल्प इन टीयरिंग, फाड़ने में मदद करता है। और कार्निवोरस में कैनाइन काफ़ी शार्प और वेल डेवलप होते हैं ताकि वो फ्लैश को अच्छे से खा सकें, फाड़ सकें। प्रीमोलर एंड मोलर, तो प्रीमोलर और मोलर आप अच्छे से दांत को देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे कप्स बने रखते हैं, कप की तरह। दे आर कॉल्ड बाइकस्पिड, 2 कप होते हैं, तो दे आर कॉल्ड बाइकस्पिड एंड दे हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, ग्राइंड करने में मदद करते हैं। मोलर की अगर आप बात करें तो दे हैव अ ट्राइकस्पिड, mastications and grinding of food is take place inside the molar. Now we are talking about the dental formula. तो डेंटल फार्मूला क्या होता है कि डेंटल फार्मूला से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे जो माउथ के अंदर कितने दांत हैं। तो इट इज़ अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट, टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ फाउंड इन द अपर एंड लोअर जॉ हाफ। यानी ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 4 5 6। अरेंजमेंट कैसे है, टाइप कौन सा है, सो अपर और लोअर, यानी ऊपर के साइड में अगर हम नाप लें और नीचे के साइड में अगर नाप लें और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा हमारा जो है डेंटल फॉर्मूला आ जाएगा। तो यस, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर डिवाइडेड बाय इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर इनटू 2, दैट इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। सो दिस कैनाइन इज एब्सेंट इन द हर्बीवोरस प्लांट, हर्बीवोरस एनिमल्स। तो हर्बीवोरस एनिमल्स में कैनाइन एब्सेंट होता है, राइट। तो यस, तो फर्दर teeth is divided into the milk teeth और primary set and permanent teeth और secondary set। तो milk teeth जो होता है, primary जो set होता है, this is basically जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2102 डिवाइडेड बाई 2102 इंटू 2। तो ऊपर अगर काउंट करेंगे 2 और 1 3 और 3 और 2 5, 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ऊपर 10 नीचे 10 20। अगर परमानेंट टीथ की बात करें 2123 डिवाइडेड बाई 2123 इंटू 2, तो ऊपर अगर काउंट करेंगे 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5 और 3 जो होते हैं हमारे 8 हो गए। तो इसे ऊपर 16 नीचे 16 और ये 32 आ जाएगा। सो दिस इज अ परमानेंट टीथ और सेकेंडरी सेट। तो यस, इट इज़ अ परमानेंट टीथ और सेकेंडरी सेट। तो प्री मोलर इज एब्सेंट इन द मिल्क टीथ। एक क्वेश्चन आता है कि जो बच्चा मतलब कि 2 साल 1 साल 1.5 साल पे उसके दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो 5 साल के अंदर अंदर उसमें प्री मोलर जो है एब्सेंट होता है, मिल्क टीथ। बेसिकली दे आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और सारे मिल्क टीथ जब टूट जाएंगे तो एक परमानेंट टीथ आएगा। तो फर्स्ट टीथ, अगर क्वेश्चन आता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है तो जो पहला टीथ आता है, पहला जो दांत होता है वो कौन सा होता है, तो यस, नो डाउट इट इज़ अ सेंट्रल इंसाइजर। तो सेंट्रल इंसाइजर इज अ फर्स्ट टीथ टू बी अपीयर। एम्स में क्वेश्चन आया था। लास्ट टीथ जो होता है अपीयर होता है, दिस इज अ मोलर। मोलर जो होता है लास्ट में आता है, ठीक है। कुछ मतलब कि एनिमल्स के डेंटल फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। पिग, लॉयन, टाइगर, हॉर्स और डंकी। 3143 divided by 3143 into 2, the total number of teeth is equal to 44. Cow, buffalo, sheep and goat 0033 divided by 3133 into 2, that is called 32. So this is a cow, buffalo, sheep and goat. So कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं दांत के लिए और ये टर्म से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। तो फर्स्ट इज लाइक बोनोडोंट टीथ, द स्मॉल कप्स। जो कप्स होंगे काफ़ी छोटे रहते हैं तो दे आर कॉल्ड बोनोडोंट। एग्जाम्पल द ह्यूमन बीइंग, एप एंड मंकी। सिकोडोंट, पॉइंटेड कप्स, पॉइंटेड अगर होंगे तो उसे स्कियोडोंट, सिकोडोंट कुछ भी बोल लीजिए, कार्निवोरस में देखने को मिलते हैं। एंड ब्रेडीडोंट, क्राउन पार्ट इज स्मॉलर। क्राउन पार्ट जो होते हैं बेसिकली स्मॉलर होते हैं। लोफोडोंट, दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्री मोलर एंड मोलर, दैट इज कॉल्ड लोफोडोंट। लोफोडोंट से क्वेश्चन आया हुआ है। लोफोडोंट इज कॉल्ड
modification of premolar and molar. So now we are talking about some disease. पायोरिया, पायो का मतलब होता है वाइट, रिया मीन्स डिस्चार्ज, तो वाइट डिस्चार्ज, और यू कैन से ब्लीडिंग गम, गम से बहुत ब्लीड अगर हो तो दैट इज कॉल्ड पायोरिया. एंड इज अ कॉजेटिव एजेंट इज ट्राइकोनोमास ट्रैनिक्स and Trichomonas bacalis. So this is a causative agent which causes the pyorrhea. One disease is called fluorosis, which is quite common in rural as well as urban area, and it is more common who drink that is groundwater. The groundwater, they contain excess fluorine, right? So the molting of enamel जो होते हैं सड़ने लगते हैं due to the excess fluorine in the water. अगर पानी में एक्सेस फ्लोरीन है तो हमारे एनेमल सड़ने लगेंगे. इसी बीमारी को हम फ्लोरोसिस भी बोलते हैं. कुछ MCQ डिस्कस करते हैं दांत से रिलेटेड. सो द प्राइमरी डेंटेशन इन द ह्यूमन इट डिफर फ्रॉम द परमानेंट डेंटेशन, क्योंकि अभी बताया था मैंने प्राइमरी जो डेंटेशन होता है ह्यूमन का वो डिफरेंट होता है हमारे परमानेंट का. सो इट इज़ नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द टीथ. इट इज़ अ डी. It is not present in primary dentations in a human being. The second question which is related to the teeth, और ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, which of the following is correctly represent the normal adult human dentation. तो normal adult human dentation, no doubt 2123 divided by 2123 is an example of the normal dentations. Now we are talking about the next question. ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. The layers of the cell which secrete enamel. Let's suppose this is the third question: odontoblast, osteoblast, odontoblast, dentoblast, and amyloblast. The answer will be amyloblast. So this is all about the teeth portion. So tongue, the origin of tongue is mesodermal. So yes, the whole tongue is a mesodermal in origin होता है. एंड इट इज़ अ फ्री एट एंटीरियर साइड. अब अगर टंग को बाहर निकालेंगे तो देखेंगे एंटीरियर साइड, आगे के साइड में वो फ्री है, बट इट इज़ अ फिक्स एट द पोस्टीरियर साइड. पोस्टीरियरली वो फिक्स होता है एंड इट इज़ अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ कॉल्ड फेनुलम. फेनुलम जो होता है टंग, आगे वाले टंग को जब आप अपलिफ्ट करेंगे, आगे वाले टंग को अपलिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आगे से जुड़ा रहता है, टंग आगे से जुड़ा रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड फेरेनुलम से जुड़ा रहता है. इन फ्रॉग द टंग इज अटैच फ्रॉम द एंटीरियर. आगे से अटैच रहता है, पूरा अटैच रहता है, और पोस्टीरियर पूरा फ्री रहता है. तो जब कोई इंसेक्ट देखता है तो पीछे से टंग आता है और इसके ऊपर इंसेक्ट मतलब कि फंस जाता है और फिर अंदर ये ले लेता है. तो इन फ्रॉग द टंग इज अटैच फ्रॉम द एंटीरियर साइड एंड इट हेल्प इन कैचिंग द इंसेक्ट को कैच करने में काफ़ी ज़्यादा इसको मदद मिलती है. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टंग. तो स्ट्रक्चर ऑफ टंग में आप देख रहे हैं कि टंग को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड फेरेंजियल पार्ट विच इज नॉट विजिबल, राइट, एंड अनदर इज कॉल्ड ओरल पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द ओरल और माउथ कैविटी. तो टंग जो आप देख पाते हैं और पीछे के साइड जो आप नहीं देख पाते हैं दैट इज कॉल्ड फेरेंजियल पार्ट. सो ओरल पार्ट में पूरा का पूरा हमारा टेस्ट बड रहता है. तो यहाँ पे रेड छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड फंगीफॉर्म पैपिला. सो दे आर कॉल्ड फंगीफॉर्म पैपिला इसे बोलते हैं. बीच सेंटर में अगर दांत के देखें तो दे आर कॉल्ड फिलीफॉर्म पैपिला, और पेरिफेरी पे देखें बिल्कुल तो ये लीफ की तरह होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फोलिएट पैपिला. और बिल्कुल अंदर की साइड देखेंगे तो ऐसे सर्कल, हेमी सर्कल जैसे स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कमवैलेंट पैपिला. तो ये दो ओरल कैविटी और जो फेरेंजियल कैविटी है उसको जो डिवाइड करता है, so this is called foramen this is called sulcus terminalis. So sulcus terminalis is an area which divide a tongue into the two part. One is called oral part, another is called pharyngeal part. इसे पीछे वाले को pharyngeal और आगे वाले को oral part कहते हैं. ठीक है, तो जो sulcus terminalis है उसको डिवाइड करता है, और बीच में जो एरिया रहता है दैट इज कॉल्ड फोरामेन सीकम. तो बीच वाला जो एरिया रहता है दे आर कॉल्ड फोरामेन सीकम. और इस फोरामेन सीकम से जो होता है ओपनिंग होता है, यहाँ से ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स जो होती है वो दांत में आती है, पूरे हमारे टंग में आती है, पूरे टंग में आती है. तो क्वेश्चन आता है कि इन टंग विच नर्व्स इज सप्लाई. तो येस, नो डाउट इट इज अ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स. तो ग्लोसो इज अ लाइक साइंटिफिक टर्म ऑफ द टंग, and pharyngeal, that is a posterior part of the tongue. So yes, no doubt glossopharyngeal nerves, and this nerves is enter into the minute opening, and this opening is called
foramen cecum. So the whole tongue is divided into the two parts by the help of sulcus terminalis, and one is called pharyngeal part, other is called oral part. pharyngeal part जो होता है मूव नहीं कर सकता है, जबकि जो ओरल पार्ट है वो मूव कर सकता है, आगे की तरफ आ सकता है, पीछे की तरफ आ सकता है. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज कॉल्ड सर्कमवैलेट पैपिला. तो सर्कमवैलेट पैपिला जो होता है ये बीच में इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज़ अ वेरी लार्ज इन साइज, 8 to 12 नंबर, एंड विच इज़ अरेंज इन द यू और वी शेप. टेस्ट बर्ड इसमें बिल्कुल प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एबनर्स ग्लैंड होते हैं. दे प्रोड्यूस अ लिंगुअल लाइपेज which help in digestion of the emulsified fat which is found in the diet. So what is a papilla? Papilla जो होते हैं देख रहे हैं ऊपर ऊपर जो उभरा हुआ एरिया होता है, they are called papilla. तो जनरली हमारे फेस पे जो पिंपल होता है, पिंपल इज what? Any outgrowth which is present over the body, that is called papilla. कोई भी आउटग्रोथ अगर हो हमारे बॉडी पे उसे हम पैपिला कहते हैं, और पिंपल इसी से डराइव होता है. तो टंग के ऊपर भी आउटग्रोथ होता है, उसी को हम पैपिला कहते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोलिएट पैपिला विच इज़ अ लीफ लाइक, and on the lateral side of the tongue it is a vestigial in a human being. It is not present but it is a function in a rabbit में ये functional रहता है. Now we are talking about the filiform papilla which is the most numerous, appear on the white dots. Taste buds is absent but they helpful for identify the texture of the food, and bolus formation करता है. Fungiform papilla they are found at the tip के ऊपर present होता है as a red dot की तरफ होता है. Taste buds is mainly located as circumvallate papilla, fungiform papilla और foliate papilla. and ankyloglossia, नाम से पता चल रहा है कि ankyloglossia का मतलब होता है immovable tongue. immovable tongue जो टंग मूव ना करे और शॉर्ट स्ट्रक्चर हो, उसका टंग बहुत छोटा हो, तो दैट इज कॉल्ड ankyloglossia. टंग इज इमूवेबल इन वेल्स, वेल में बिल्कुल इमूवेबल रहता है. यहाँ पे देखें तो अगर पूरे सैलिवरी ग्लैंड को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, तो हम आगे के टिप वाले पोर्शन पे स्वीट का सेंसेशन ले सकते हैं. पेरिफेरी वाले एरिया पे सॉल्ट लेटरल साइड अगर होता है, और बीच में बिटर पोस्टीरियर साइड में हम ले सकते हैं अगर हम सलाइवरी ग्लैंड को रोक दिया जाए. सलाइवा हमारे पूरे माउथ में रहता है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे सेंसेशन ऑफ टेस्ट हमें मालूम नहीं पड़ेगा. तो सम एबनॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द टंग, एग्यूसिया, ए मीन्स एब्सेंट, तो एब्सेंस ऑफ टेस्ट, तो दैट इज कॉल्ड एग्यूसिया. हाइपोग्यूसिया दैट लेस सेंसेशन, एंड ग्लोसाइटिस का मतलब ये होता है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस. तो व्हाट इज अ लिंगुअल वेन? तो यस, द टंग जो होता है, टंग के चारों तरफ वेन्स का अरेंजमेंट होता है. दिस वेन इज कॉल्ड लिंगुअल वेन. तो किसी को अगर हार्ट अटैक आता है या इंस्टेंट अगर उस ड्रग्स को जो है मतलब कि हमारे बॉडी में भेजना है इंस्टेंट, क्योंकि हम माउथ में खाएंगे तो हमारा सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर एब्जॉर्ब होगा ब्लड से, फिर हमारे लिवर में जाएगा, फिर मेटाबोलाइज होगा, तो उसे एक्शन करने में 1 और 2 घंटे लग सकते हैं. बट हमें इंस्टेंट अगर रिलीफ चाहिए तो लिंगुअल जो टंग के नीचे रख लेंगे और उसे इंस्टेंट ब्लड में डिजॉल्व करेगा और फटाफट उसका एक्शन आएगा. तो यस, द लिंगुअल वेन आर द सुपरफिशियल वेन, दैट्स वाई द यूज फॉर द दैट इज फास्टर action of some sublingual nitrate. This is a medicine which is used to protect the heart attack. तो हार्ट अटैक में काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है. सबलिंगुअल नाइट्रेट, आइसोनाइट्रेट, बहुत सारे चीज़ इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम टंग के नीचे रख के उस पेशेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नाउ वी आर मूव फर्दर इन अ माउथ दैट इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड. सो इन व्हेल सलाइवरी ग्लैंड इज एब्सेंट. व्हेल के अंदर सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है. कैट में करीब 5 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड मिलते हैं. फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड भी एब्सेंट होता है. और जो स्नेक में पॉइजनस ग्लैंड होता है, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड. और विच सलाइवरी ग्लैंड? तो यस, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लेबियल सलाइवरी ग्लैंड. हमारे अंदर सलाइवा जो होता है, they are used as a digestive enzyme which helpful for the digestion of the food. बट अगर स्नेक की बात करें तो उनका भी सलाइवा जो होता है उनके लिए एक डाइजेशन की तरह काम करता है. जैसे उसने फ्रॉग को पकड़ लिया, तो फ्रॉग को जैसे उसने निगला तो उसका सलाइवरी ग्लैंड इतना स्ट्रांग होता है कि उस फ्रॉग को डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतना डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा सिस्टम नहीं बना हुआ. तो सलाइवा बहुत ही स्ट्रांगेस्ट होता है. बट दिस सलाइवा इट एक्ट एज अ पॉइजन for the human being, but in the snake it act as a digestive juice or digestive enzyme. तो ये काफ़ी important कंसेप्ट है.
यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो दिस इज अ डायग्राम विच शो this diagram is show where the organs is located when the where the that salivary gland is located. तो कान के नीचे एक ईयर है, तो ईयर के नीचे आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा जो salivary gland नजर आ रहा है, तो that is called this salivary gland is called parotid salivary gland. तो yes, it is a parotid salivary gland which is a quite bigger salivary gland. और parotid gland जो होता है एक duct में open होता है, this is called Stinson's duct. तो कैसे याद करेंगे, एक मूवी थी देवदास, देवदास में शाहरुख खान थी और शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या राय थी, ऐश्वर्या राय का नाम था पारो और शाहरुख खान नहीं रहेगा, तो शाहरुख मतलब एस फॉर स्टिंसन डक्ट, पी मतलब पैरोटिड ग्लैंड. तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है स्टिंसन डक्ट में ओपन होता है. पैरोटिड ग्लैंड इज बेसिकली ओपन इनसाइड द स्टिंसन डक्ट. एक सेकंड बस रुक जाइए. सो स्टिंसन डक्ट इज ओपन बिकॉज दिस पैरोटिड ग्लैंड जो होता है उसी से सारा चीज़ फ्लूइड जाता है माउथ के अंदर. यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड और सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड एंड इट इज ओपन इनसाइड द वाटसन डक्ट. और यहाँ पे लिंगुआ मतलब टंग, यहाँ पे टंग होगा, ऑब्वियस सी बात है. सब का मतलब होता है नीचे और लिंगुआ मतलब क्या होता है, टंग होता है. तो टंग के जो नीचे ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड सब लिंगुअल ग्लैंड एंड इट इज ओपन बाय द रिवेनस डक्ट. तो ये सारे डक्ट्स जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे जो है एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. और ये देख पा रहे हैं क्वेश्चन है, द वाटसन डक्ट इज एसोसिएटेड विद, नो डाउट द वाटसन डक्ट इज एसोसिएटेड विद द द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड. तो यस, इट इज सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड. तो इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके नीट और एम्स में आ सकता है. सो दिस स्लाइड इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू important salivary gland. One is called parotid gland which is a much larger and it is situated below the ear. It is the very largest in nature. The Stinson's duct open up the upper molar के ऊपर Stinson's duct open होती है और इसका सारा secretion जो होता है parotid gland का upper molar में जाता है. Its secretion is seromucous, इतना thick नहीं रहता, थोड़ा पतला रहता है. और अगर parotid gland swell हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो आप इस पेशेंट को देख रहे हैं, इसका जो पैरोटिड ग्लैंड काफ़ी स्वेल हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड मम्स. तो मम्स इज नथिंग बट इट इज अ स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड. इट इज कॉजेज बाय द पैरामिक्सो group of the virus. So it is caused by the paramyxo group of the virus. Now we are talking about the submandibular salivary gland. So submandibular salivary gland is located on the junction of the mandible and maxilla. Watson duct इसके ऊपर ओपन होते हैं और कहाँ ओपन होंगे, इंसाइजर के पास होंगे. Now we are talking about the sublingual gland. सब का मतलब नीचे, लिंगुआ मतलब टंग. तो इट इज सिचुएटेड बिलो द टंग. रिवेनस डक्ट इसके अंदर से निकलता है और माउथ कैविटी में जाएगा जो सलाइवरी ग्लैंड को लेके जाएगा. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सलाइवा. टाइलिन इज द सेम एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट सलाइवरी अमाइलेज. तो दिस सलाइवा सिक्रेट अप्रॉक्स 1 to 2 लीटर पर डे. एक दिन में करीब 1 से 2 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है. और सलाइवा का जो सिक्रेशन होता है बेसिकली इट इज प्रमोटेड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो वन इज नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम which promote the and this innervate the saliva salivary gland to secrete the saliva. The pH of saliva is a 6.8 and the best action at the neutral pH. तो न्यूट्रल pH पे बहुत ही अच्छे से काम करते हैं. तो हम बात करते हैं सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक हैवी सॉल्ट, PB&BI, ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन. प्रोटेक्टिव सब्सटेंस भी होते हैं दैट इज थायोसाइनेट, IgE एंटीबॉडी, लाइसोजाइम, ये सारे चीज़ होता है. एंजाइम कुछ होते हैं सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन. तो दिस इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द सलाइवा. ये सलाइवा के अंदर होते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड प्रेजेंट इन द माउथ इज कॉल्ड बोलस. जो भी फूड रहता है माउथ के अंदर उसे हम बोलस बोलते हैं. और हम बात करते हैं, हमने सारा माउथ के अंदर देख लिया, दांत देख लिया, सलाइवरी ग्लैंड देख लिया, लिप देख लिया. अब हम बात करेंगे कि डाइजेशन जो होता है माउथ के अंदर क्या होता है. तो बेसिकली माउथ के अंदर जो होता है हमारे स्टार्च का डाइजेशन होता है एंड दिस स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू द डेक्सट्रोज, माल्टोज, isomaltase and glucose by the help of tylene, chlorine, pH 6.5 to 6.8. The small triglyceride की अगर हम बात करें तो lingual lipase pH 2 to 6.8 and it is called fatty acid and glycerol.
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। और एब्जॉर्प्शन की अगर आप बात करें कि डाइजेशन में क्या, माउथ में क्या एब्जॉर्ब होगा, तो सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब इनसाइड द माउथ, और ब्लड कैपिलरी अल्कोहल जो होता है माउथ के अंदर जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो सकता है। सो इसोफेगस इट इज़ अराइज एट द लोअर, इट इज़ अ लोअर माउथ पार्ट, जो माउथ का एक लोअर पोर्शन से स्टार्ट होता है। जैसे हमारा पूरा का पूरा माउथ जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से इसोफेगस से स्टार्ट होता है। और इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं इसोफेगस जो होता है जहाँ पे स्टमक ओपन होता है वहाँ तक रहता है। तो इट इज़ बेसिकली ओरिजिनेट एट द लोअर पोर्शन ऑफ द माउथ टू द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। अपर पार्ट ऑफ द स्टमक पे ये बेसिकली ओपन होता है यहाँ पे। एंड इट्स अ लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर विच हेल्पिंग कैरी द फूड दैट इज़ कॉल्ड बोलस। जो भी खाना हमारे माउथ में रहता है उसे हम बोलस बोलते हैं। और वो बोलस जो होता है माउथ से लेके पूरा का पूरा जो है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे ऐसे स्टमक में लेके आता है। सो स्टमक में कैसे आता है, द इसोफेगस एंड होल जीआईटी ट्रैक्ट, इट्स नॉट इसोफेगस, होल जीआईटी ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं ताकि आगे की तरफ फूड बढ़ता जाए। बट आपके कोर्स में और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जो पेरिस्टाल्सिस के बारे में पढ़ना है वो इसोफेगस में पढ़ना है। बट आप सोचिए कि अगर सिर्फ पेरिस्टाल्सिस इसोफेगस में होगा तो खाना आके हमारे स्मॉल स्टमक में आके अटक जाएगा, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अटक हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है। और जब आप MBBS पढ़ेंगे तो दे हैव अ सर्टेन सेंटर इनसाइड द GIT विच कॉजेज अ रेगुलर पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, दे सेंड अ इम्पल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शंस, राइट। सो पेरिस्टाल्सिस का मतलब ये होता है कि जो इसोफेगस का ट्यूब है, मान लीजिए ये ट्यूब है, तो ट्यूब का जो अपर वाला पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लोअर वाला पोर्शन रिलैक्स होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे खाना है तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा और खाना जो होगा अंदर के तरफ आगे के तरफ जाएगा। तो ऊपर वाला जो एरिया होता है वो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे वाला एरिया रिलैक्स होगा। तो ऊपर वाला जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो फूड मटेरियल है नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा, नीचे रिलैक्स, बोलस ये है नीचे की तरफ आएगा, फिर से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, नीचे रिलैक्स, नीचे आएगा, फिर से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, नीचे रिलैक्स, नीचे। तो ऐसे धीरे धीरे इट इज़ अ रिंग लाइक पेरिस्टाल्सिस, रिंग वॉर्म जैसे चलते हैं ना, कीड़े चलते हैं, वैसे ऐसे धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन से चला जाएगा। सो दिस पेरिस्टाल्सिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ द that's transfer of the food from the mouth to the stomach. Now we are talking about the mouth, that is stomach or gaster. तो स्टमक और गैस्टर का मतलब ये होता है, इट इज़ द जे शेप स्ट्रक्चर। सो आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, इट इज़ समवॉट जे शेप। जब हम खाने नहीं खाएंगे तो हमारा पेट लटक जाता है, आपने सुना भी होगा। तो येस, इट इज़ ट्रू, इट बिकम अ जे शेप when it is filled by some food or some that's a fluid, so it become a inverted C shape. तो yes, it is C shape हो सकता है। तो it may be the shape of the stomach may be the vary. So the most expandable part of the alimentary canal, and they have the cardiac part, fundus, body and pyloric. तो cardiac part जो होता है, esophagus जो होता है जहाँ पे ओपन होता है, लेट्स सपोज दिस इज अ इसोफेगस, लेट्स सपोज ये इसोफेगस है, और इसोफेगस जो होता है जहाँ पे ओपन होता है, लेट्स सपोज दिस इज अ स्टमक। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड कार्डिक पोर्शन। तो द कार्डिक इट इज मोर नियरर टू द हार्ट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कार्डिक पार्ट। और यहाँ से लाइन एक ड्रॉ करें तो ऊपर वाला पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड फंडस पार्ट। This whole part is called body, where the food is stay for the longer duration, and this is called pyloric part. They have a pyloric antrum, pyloric canal. तो यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं, this is a fundus, this one is a body, this one is a cardiac part, and this is called laser curvature क्योंकि ये छोटा है और ये सबसे बड़ा है। तो ग्रेजर कर्वेचर, यहाँ पे लीवर इससे जुड़ेगा। तो लीवर जो होता है, L फॉर द लेजर कर्वेचर, लीवर इससे जुड़ेगा। ग्रेटर कर्वेचर से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बेसिकली हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ेगा। दिस इज अ पाइलोरिक एक कैनाल है और इट इज पाइलोरिक एंट्रम और फिर ड्यूडेनम में स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द स्टमक इज समवेयर 1.5 to 1.7 लीटर एंड फूड स्टे इन स्टमक इज अप्रॉक्स 2.5 to 5 लीटर जो कैपेसिटी होती है। और जो मतलब कि इतना मतलब इसकी कैपेसिटी होती है और इसके आर्स बेसिकली है कि 2.5 to 5
आवर्स के बीच में ये रहता है। और ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड जो है वो हमने खाया है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लीव फर्स्ट, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। फॉलोड बाय द प्रोटीन रिच एंड प्रोटीन रिच फैट रिच, फिर फूड जाता है। तो ऐसे ये कन्वर्जन और आगे की तरफ मूव करता रहता है। सो द स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड गैस्ट्रोलॉजी एंड स्टमक इज एब्सेंट इन द लेबियो, दैट इज द फिश, लैम्प्रे एंड हैगफिश। फंडिक पार्ट इज एब्सेंट इन द फ्रॉग। फंडिक पार्ट जो होता है, जो ऊपर वाला एरिया होता है, तो एफ फॉर द फंडिक पार्ट, एफ फॉर द फ्रॉग। तो ये फंडिक पार्ट जो होता है फ्रॉग में नहीं होता है। एंड कंपाउंड स्टमक इज मेनली that take place in the ruminant animals like cow, buffalo and goat, camels. So omentum की बात करते हैं तो suppose this is the stomach, so this is called laser curvature and this one is called greater curvature. तो laser curvature से liver जुड़ेगा, तो this is suppose liver, so this is a laser curvature और this is a greater curvature जिससे हमारा जो है small intestine खुलेगा। तो this the laser curvature they help in attachment of the liver and the greater curvature they help in attachment of the intestine. पार्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ है। सो एंट्रम में देखते हैं कि एंट्रम जो होता है, जो ओपनिंग होता है, एंट्रम कैनाल, पाइलोरिक एंट्रम। तो एंट्रम के अंदर जी सेल होते हैं। द जी सेल इज सिक्रीट गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो होता है वो स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक जूस को और उससे गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। डी सेल जो होता है सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करता है, जो कि गैस्ट्रिक जो रिलीज़ हुआ उसे इनहिबिट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गैस्ट्रिक मतलब कि रिलीज़ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिन रिलीज़ ना हो। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस पोर्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पोर्शन इज़ दैट्स रिलेटेड टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड और द ग्लैंड इन स्टमक। कौन कौन से ग्लैंड जो होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, उसके बारे में हम बेसिकली यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो येस, नो डाउट द it is also the gastric gland, it is also called oxantic or tubular gland. There are the 4 type of gastric gland is present. One is called oxantic cells, it is also called oxantic cell is also called parietal cells और acidophilic cell, इसे acidophilic cell भी बोलते हैं। तो तीनों का नाम एक ही है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल और एसिडोफिलस सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, दैट इज कॉल्ड CIF. CIF is mainly involved in the absorption of vitamin B12। और जो क्या होता है कि मान लीजिए कि CIF यहाँ है और हमने विटामिन B12 खाया है, तो उस मान लीजिए लेट्स सपोज दिस इज विटामिन B12 और ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है, तो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होगा विटामिन B12 को पकड़ लेगा और ले जाके सीधा स्मॉल इंटेस्टिन में ले जाएगा और स्मॉल इंटेस्टिन के जो टर्मिनल पार्ट है दैट इज कॉल्ड इलियम, वहाँ पे जाके उसको एब्जॉर्ब कराएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चीफ सेल इट सिक्रीट अ पेप्सिनोजन, प्रोरैनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा सेल का कौन कौन सिक्रीट करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल सिक्रीट अ म्यूकस विच प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फॉर बीइंग डाइजेस्टेड। यस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इस स्टमक के अंदर जो होता है HCl होता है। HCl जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा वॉल जो होता है ख़राब हो सकता है, क्योंकि एसिड जो होता है वो ख़राब कर सकता है पूरे वॉल को। तो क्या होता है कि इस वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए HCl यहाँ रहता है और HCl जो होता है वो क्या करता है कि उसको मतलब कि जो ये म्यूकस का कोटिंग रहता है, म्यूकस का कोटिंग पूरे इनर वॉल पे प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है HCl, मतलब कि इसको ख़राब नहीं कर सकता है। तो म्यूकस इज़ वेरी वेरी important, play a very very important role to protect the stomach being digested. Surface mucous cell, again it is secreted the mucus which protect the stomach wall being digested. Function of enzyme की बात करें तो जो पेप्सिन होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम पहले सिक्रीट होता है और HCl के प्रेजेंस में जो कि ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट कर रहा था वो पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। एंड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विच ब्रेक इनटू द प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीएज एंड पॉलीपेप्टाइड्स। तो ऐसे डाइजेशन जो होता है प्रोटीन के तरफ से होता है। रेनिन की अगर हम बात करें तो इट इज़ कन्वर्टेड मिल्क प्रोटीन, दैट इज़ कैसीन। बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में जो मदर का मिल्क लेते हैं उनमें बेसिकली केसिन प्रोटीन होता है, जो कि कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, सर्टेन मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस रेनिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ कैसीन प्रोटीन। तो इसने कभी देखा होगा आपने कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो
कर्डी लाइक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उनको, दे बेसिकली ड्यू टू द रैनिन विच इज हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ द मिल्क, द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ये आंसर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इज डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन, तो यस इट इज़ रैनिन। तो गैस्ट्रिक लाइपेज की अगर हम बात करें, गैस्ट्रिक लाइपेज, तो इट हेल्प इन breakdown of the lipids into the glycerol and fatty acid, और in stomach mainly the protein and only the trace amount of lipid is digested। लिपिड भी थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, और ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल indirectly help in erythropoiesis। erythropoiesis आप सबको पता है द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल आरबीसी। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो है गैस्ट्रिक सेल है जो कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली जो है आरबीसी को बनाने में मदद करता है? चीफ सेल, म्यूकस सेल, गॉबलेट सेल एंड पैराइटल सेल्स। तो यस, नो डाउट इट इज अ पैराइटल सेल, बिकॉज दिस पैराइटल सेल secrete Castell intrinsic factor, and this Castell intrinsic factor is important to absorption of vitamin B12, and this vitamin B12 is essential for the formation of the blood। so right, even blood के important concept को ये करता है, तो yes it is important। now we are talking about the function of HCl। they help in kills the bacteria, they convert pepsinogen which is an inactive form into the pepsin which is an active form, and it convert prorenin into the renin। जो होता है वो प्रोरेनिन से रेनिन में भी कन्वर्ट करने में मदद करता है, कौन? HCl करता है। फिर हम बात करते हैं कि स्टमक के अंदर किस चीज़ का डाइजेशन होता है। तो स्टमक के अंदर मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, एंड ओनली ट्रेस अमाउंट ऑफ लिपिड्स आर डाइजेस्टेड। अब हम बात करेंगे स्टमक के अंदर किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यस, इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिंपल शुगर, अल्कोहल is also absorbed inside the stomach। so yes, disease related to the stomach, yes, no doubt the gastritis is quite common। gastritis is basically due to the, suppose मान लीजिए HCl इस स्टमक के अंदर है, और हमारा जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या होता है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म म्यूकस होता है। तो म्यूकस कैसे भी खराब हो जाए, या इस म्यूकस के अंदर ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाए, ब्लड सप्लाई जो होता है कम हो जाए, और HCl का सिक्रेशन बढ़ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, एंड HCl दैट इरोड और इरोजन जो है, इरोजन होने लगेगा हमारे स्टमक के वॉल के ऊपर, एंड दे कॉजेज अ गैस्ट्राइटिस। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये म्यूकोसा जो होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इट मे बी द सुपरफिशियल, और थोड़ा सा है तो यस इट इज़ अ हार्मलेस, बट अगर डीप हो जाए, ब्लड वेसल को इरोड कर दे, तो यस इट इज़ अ इंटरनल ब्लीडिंग इज टेक प्लेस। सो इन सम केसेज इट इज़ अ acute and severe cases that ulcerative effect, and it is mainly causes due to the diet, they contain a spicy diet, alcohol। yes, no doubt the bacteria is quite common। तो बैक्टीरिया जो होता है बहुत ही H. pylori बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया इज काफ़ी कॉमन होता है हमारे डेवलपिंग कंट्री में। अल्सर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर, वन इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर इज एरिया वन विच सुपरफिशियल स्कार विच इज प्रेजेंट ऑन द डाइजेस्टिव HCl के प्रेजेंस में होता है, इम्बैलेंस बिटवीन द रेट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रिएशंस, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है। गैस्ट्रिक अल्सर भी ऐसे ही होता है, तो आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं रिमूवल ऑफ स्टमक, आखिर हमें स्टमक को रिमूव क्यों करते हैं? रिसेंट ईयर में देखा जाता है, रिसेंट टाइम में क्या है कि लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटे हो गए हैं, और इस मोटापे को निजात पाने के लिए, मोटापे को निजात पाने के लिए क्या करते हैं कि लोग जो है ऑपरेशन इवन कराते हैं। सो दिस इज़ ऑपरेशन इन विच द स्टमक साइज विल बी रिड्यूसेस। मान लीजिए पूरा स्टमक है, मान लीजिए पूरा स्टमक है, और स्टमक को मैं काट के इस पोर्शन को बाहर निकाल दो, तो इतना स्टमक रहेगा। तो यस, खाना कोई खाएगा तो स्टमक के अंदर इतना स्टोर रहेगा, और तुरंत ही उसकी साइटी सेंटर्स होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे, उसको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएगा तो मोटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन से जो होता है, दे आर द डिफरेंट टर्म्स यूज इन दिस ऑपरेशन, तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। बट हम यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये इस बात के लिए कंसर्न है कि अगर स्टमक में कोई बिनाइन टाइप का कैंसर हो जाए, जो लोकलाइज टाइप का कैंसर अगर हो जाए, तो क्या होगा
कि अब धीरे धीरे ये मेटास्टेटिस हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जा सकता है और काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो उस कंडीशन में इसोफेगस के नीचे और ड्यूडेनम के नीचे स्कार डाल के पूरा का पूरा स्टमक को बाहर निकाल लेंगे और इसोफेगस को ड्यूडेनम से डायरेक्टली जोड़ देंगे। तो यस, डाइजेशन पे ऐसा ज़्यादा इसका रोल नहीं रहेगा और इस ऑपरेशन को हम गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। टोमी का मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ऑर्गन। So it is not much effect on the digestion, but the CIF, that is a castral intrinsic factor, is effect. So the person is suffer from the very dangerous type of anemia that is called pernicious anemia, because this pernicious anemia is due to the deficiency of vitamin B12, क्योंकि विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक डंपिंग सिंड्रोम होता है, स्वेटिंग एट द टाइम ऑफ इनटेक ऑफ द फूड, और इंस्टेंट ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि खाना डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, इंस्टेंटली ग्लूकोज बन जाएगा। बट यस, वो कैंसर से तो नहीं मरेगा। इन सब चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, डंपिंग सिंड्रोम को, और विटामिन B12 का सप्लीमेंट्री दे के उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब इस स्टमक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो रिसेंट ईयर नीट में आया हुआ क्वेश्चन। लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल स्टेप ऑफ इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क in a human is carried out. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है lipase, trypsin, rennin and pepsin. No doubt it is a rennin. Let's suppose this is the second question. The richest sources of vitamin B12, got liver and spirulina, chocolate and green gram, rice and hen, egg and carrot and chicken breast. So yes, it's got liver and spirulina. Actually, vitamin B12 is mainly found in a non-vegetarian diet. It is mainly absent in the vegetarian diet. So third question, in the man, the zymosin or chief cells are mainly found in, zymosin or chief cell is mainly found in the fundic part of the stomach. तो fundic part of the stomach में mainly ये present होता है। Now we are talking about the compound stomach, which is the specialized stomach, mainly found in the ruminant animals, जो जुगाली करते हैं। तो कंपाउंड स्टमक इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ इसोफेगस। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि इसोफेगस इतना लंबा ये देख रहे हैं गाय के अंदर, और ये पूरा एक एरिया में ओपन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रूमेन एंड ओबामेसम। बहुत सारे टाइप होते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पार्ट्स, रूमेन, रेक्टम, ओबामेसम एंड ओबोमसम। रूमेन और रेक्टम जो होते हैं, दे हैव अ कॉर्निफाइड विलाई वेयर द सेलुलोजिक फर्मेंटेशन इज टेक प्लेस ड्यू टू द बैक्टीरिया प्रेजेंट। मेनली यहाँ पे मिथेनोकोकस और मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोन का कॉम्बिनेशन रहता है। तो गाय जो घास खाएगी उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, और इस सेलुलोज को डाइजेशन कौन कराएगा, मिथेनोजन बैक्टीरिया मेनली करते हैं। वो मासम जो होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड दिस पार्ट इज एब्सेंट इन कैमल एंड डियर। एबोमेसम जो होता है, ट्रू स्टमक मानते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेटेड है HCl एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए जाना जाता है। तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो द डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डायमीटर वाइज वाई इट इज कॉल्ड स्मॉल बिकॉज द डायमीटर इज स्मॉल, बट लेंथ वाइज अगर देखें तो काफ़ी बड़ा होता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से। तो यस, इट इज़ अ डायमीटर वाइज स्मॉलर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, but length wise it is a larger than the large intestine, therefore they are called a small intestine. It is approx 6.2 meter in length. It may be the vary in human to human, and maximum digestion and absorption occur in this part. Maximum digestion and absorption होता है इसी part पे होता है, and the mucosa which is a fold in a that's a different fashion, and this is called valve or curcuring or plica circularis. तो म्यूकोसा जो होता है ऐसे ऐसे फोल्डिंग हो जाता है जिससे सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन कर पाए। तो दिस इज valvular curcuring or plica circularis is important for the absorption of the nutrients. So the total area is increased by the fold of the mucosa and microvilli is a 6000 time. अगर ऐसे डिफरेंट टाइप का फोल्डिंग की वजह से 6000 टाइम जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे एब्जॉर्प्शन कर सके। सो एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइन इज सराउंडेड बाय द ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एपिथेलियम होता है इंटेस्टाइन का किससे सराउंडेड होता है, तो येस इट इज सराउंडेड बाय द ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। एंटीरोसाइड इसके अंदर होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है करीब 5 दिन तक होता है, एंड दिस होल इंटेस्टाइन
इज लाइन बाय द इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल। तो यस, अगर पार्ट याद करना है तो दीदी ऑल टाइम फेवरेट, फिर उसके बाद जीजा जी का नंबर आएगा और फिर आई मतलब खुद। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये रेड वन पिंक जैसा नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड the small intestine and jejunum and ileum. So this is a part of the small intestine, or you can remember in very easy way. So the part of a small intestine, duodenum, it is 25 centimeter in length and it is most proximal part of the small intestine, क्योंकि स्टमक जैसे ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से duodenum स्टार्ट हो जाता है। अल्सर के चांसेस बहुत ही कॉमन होते हैं, क्योंकि कभी भी यहीं से HCl जो होता है जा सकता है। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो बहुत बार आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ड्यूडेनल ग्लैंड। बहुत बार क्वेश्चन आया है। इट इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम विच सिक्रीट अ म्यूकस। इस वाले लाइन को आपको 10 बार बोलना है। द ब्रूनर्स ग्लैंड और ड्यूडेनल ग्लैंड प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम विच सिक्रीट अ म्यूकस। This is very 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 important. Now we are talking about the jejunum, 2 centimeter in length. Crypt of lubricant is present which secrete a succus entericus, which is the maximum villi is present. Now we are talking about the ileum, which is a 4 centimeter in length. villi इसमें बहुत ही कम रहते हैं, जहाँ पे टर्मिनल जो पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है वो जाके सीकम के अंदर ओपन होता है। दिस सीकम इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड हियर इज अ वॉल, दिस इज कॉल्ड इलियोसीकल वॉल, ताकि एक बार अगर कंटेंट सीकम के अंदर आ जाए तो ये कंटेंट जो है दोबारा फिर से जो है सीकम के अंदर ना जाए, फिर से इलियम के अंदर ना जाए। तो वॉल्व का काम है कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। सम पियर पैचेस इज ऑल्सो प्रेजेंट विच इज द एग्रीगेशन ऑफ अराउंड 100 to 1200 लिम्फोसाइट्स। बेसिकली ये जो होता है पियर पैचेस जो होता है एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एक रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। कोई भी पैथोजन अगर आ जाए तो उसे मार के भगाने में सक्षम रहता है। villi is absent over the pier patches. Now we are talking about the intestinal gland. Intestinal जो gland होता है, सबसे पहला intestinal gland is called goblet cells. Goblet cells जो होता है they are present in intestinal epithelium and they secrete a mucus and it secrete that secrete a brush border cells of the mucosa and that this secretions is that is intestinal juice और succus entericus। तो ये क्वेश्चन आता है कि सक्कस एंट्रिकस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि द सक्कस एंट्रिकस द जूस, विच टाइप ऑफ जूस, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंट्रिकस। दे कंटेंट अ वैरायटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, माल्टेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो ये सारे एंजाइम जो होते हैं सक्कस एंट्रिकस में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफोल्ड सेल्स, दे आर आइडेंटिफाई एंटीजन प्रेजेंट इन फूड। अगर फूड के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसे आइडेंटिफाई कर लेगा। ये स्टेम सेल जो होते हैं हमारे डेड सेल को रिप्लेस कर देते हैं। एंड देयर इज अ पैरनिथ सेल्स इज ऑल्सो विच इज प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द क्रिप्ट ऑफ लुब्रिकेंट विच इज रिच इन जिंक एंड दे कंटेन एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स। Argentafin cells, they secrete a serotonin which stimulates the peristalsis movement. This is called vermicular movement. It is a worm like, जैसे कीड़े मूव करते हैं वैसे ही मूव करते हैं, और इस सेरोटोनिन की वजह से होता है। एंड दिस सेरोटोनिन इज रिलीजेड बाय द अर्जेंटाफिन सेल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द विच टाइप ऑफ डाइजेशन इज टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इट इज अ मेजर साइट ऑफ डाइजेशन वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वहाँ पे डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द सेल ऑफ द क्रिप्ट ऑफ लुब्रिकेंट इज सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। जो रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है नीट 2017 का। पैरनिथ सेल्स, जाइमोजन सेल्स, कुफनर सेल और अर्जेंटाफिन सेल्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अभी पढ़ाया था, इट इज अ पैरनिथ सेल्स। पैरनिथ सेल्स जो होता है क्रिप्ट ऑफ लुब्रिकेंट में होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द क्रिप्ट ऑफ लुब्रिकेंट विच इज रिच and they contain the acidophilic granules. So this is very very important concept. Now carbohydrate digestion के बारे में बात करते हैं. So intestinal juice, they contain disaccharides and that is an enzyme for the splitting this disaccharide into the monosaccharides. ये disaccharide जो होता है monosaccharides में convert हो जाता है। and this sucrose जो होता है, sucrose जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इन्वर्टेज या इसे कहें हम सुक्रेज, जो पीएच जो होता है 5 से 7 के बीच में काम करता है। एंड पॉलीसेकेराइड स्टार्च, दे आर बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द डाइसेकेराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज। फैट के डाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइनल लाइपेज,
is partially concerned with the hydrolysis of the fat to produce monoglycerides. This fat is converted into the disaccharides with the help of lipase, and this disaccharide is converted into the monosaccharides. Now we are talking about the protein digestion. The erepsins and the mixture of the several specific enzymes which act as a primary and rapidly peptones and polypeptides, which is convert them into the amino acids. So protein, peptodes and proteases, trypsin, chymotrypsin and carboxy peptidase से और dipeptidase में convert होगा. This dipeptidase is converted into the amino acid by the help of dipeptidases. तो डाईपेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट होता है ये सारा चीज़. सो नाउ एब्जॉर्प्शन की बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्प्शन होगी, तो आपको पता है कि इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट. द डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हियर. सारा का सारा डाइजेशन जो होता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज अ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स इज एब्सॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा और डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर ये सारा चीज़ एब्जॉर्ब होगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं. द ब्रूनस ग्लैंड इज अकर इन नीट में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है. सम म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम, सम म्यूकोसा ऑफ द स्टमक, म्यूकोसा ऑफ द इसोफेगस एंड म्यूकोसा ऑफ द इलियम. लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो यस, नो डाउट the answer will be some mucosa of the duodenum. Second question, where the protein digested accompanies stomach, ileum, rectum and duodenum. Let's suppose this is a question number 2. So the answer will be the D. Protein digestion is that accompanies in the duodenum. Now the third question, the most of the fat digestion occur in rectum, stomach, duodenum and small intestine. So the answer will be the small intestine. Fourth number question, the enzyme that are not present in succus centricus. अभी मैंने succus centricus के बारे में बताया था. तो succus centricus में nucleosidases present होता है, succus centricus में lipases present होता है, maltases present होता है, but nucleases absent होता है. तो yes, the answer will be this one. Now the fifth number question, the choose the correct enzyme and substrate pair. Carbohydrate, lipase, maltase, lactases, renin, casein and protein amylases. Protein amylases नहीं करता है, maltases, lactases नहीं करता है, carbohydrate, lipases नहीं करता है. तो yes, renin, casein प्रोटीन पे एक्ट करके उसे डाइजेशन करने में मदद करता है. So large intestine, the diameter wise large. Why it is called large? Because the diameter wise it is very larger, but length wise quite smaller. So it is diameter wise it is larger than small intestine, but length wise it is smaller than small intestine. अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस यहाँ पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन में. यहाँ पे कुछ डाइजेशन नहीं होता. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर. खाली एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब हो सकता है यहाँ पे. सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडहेरिंग द अनडाइजेस्टेड, एक दूसरे में जितने भी अनडाइजेस्टेड पार्ट हैं एक दूसरे में चिपक जाते हैं, एडहेर हो जाते हैं, बिकॉज द म्यूकस आर सिक्रेटेड ओवर हियर एंड लुब्रिकेट फॉर द ईजी पासिस ऑफ द सबस्ट्रेट. ईजी पास है द सबस्ट्रेट. आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, और अगर मैं जल्दी इसको बनाऊँ तो ऐसा होता है. सो दिस पार्ट इज अ सीकम, दिस इज असेंडिंग colon, this is a transverse colon, descending colon, this is a rectum and this one is a anus. This is a part of the large intestine. So the large intestine, the part of the large intestine is a cecum. Cecum is a part of the large intestine, colon and rectum. Cecum is further divided into the ascending colon, transverse colon and descending colon. यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं. Some special type of that's structure that is called Taenia coli. ऐसे Hostera और Taenia coli इसे बोलते हैं. Basically they are found in the large intestine only and this is a characteristic feature of the large intestine. Cecum के बारे में बात करते हैं. ये ब्लाइंड पाउच होता है जहाँ पे इलियम अपना कंटेंट को छोड़ देता है. तो इट इज़ अ ब्लाइंड पाउच और यहाँ पे इलियोसिकल वॉल रहता है, जो कि एक बार अगर इलियम में कुछ चीज़ आ जाए तो फिर से सीकम में एक बार चीज़ आ जाए तो फिर से वो इलियम में ना जा पाए. सो दैट इज़ कॉल्ड इलियोसिकल पार्ट. सो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब पार्ट इज कॉल्ड फीकल मैटर, फीसिस, which enter into the cecum in the large intestine through this wall. And this wall obvious है कि backflow को रोकता है ताकि कंटेंट जो है दोबारा जो है हमारे इलियम में ना जाए. And this cecum is no role in digestion
in digestion in human being, but it has a role in digestion of herbivores animals, where the cellulosic digestion and fermentation is take place, and where the certain symbiotic microorganism is also take place. तो ये क्वेश्चन आया था कि in our human being where the symbiotic microorganism is present, तो yes, no doubt it is a cecum is a right answer. अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं सीकम है और ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, और इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसी को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, जिसे हम ऑपरेशन से उसे रिमूव कर देते हैं, और इस ऑपरेशन का जो नाम है अपेंडिक्टमी होता है। और अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो हमारे बॉडी से अगर रिमूव भी हो जाता है तो हमारे ऊपर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेक्टम की बात करें तो रेक्टम में बहुत ही मिनिमम पेरिस्टाल्सिस होती है, और हार्मोन उसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है पूरा का पूरा। फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो द एब्जॉर्प्शंस ऑफ द सम वाटर मिनरल्स एट सर्टेन ड्रग्स, बट डाइजेशन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। म्यूकस सिक्रीट होता है, अभी हमने बात किया, जो कि अनडाइजेस्टेड पार्ट पे एडहर हो जाता है, जिससे इजी पैसेज करने लगता है। फैट के डाइजेशन की अगर हम बात करें तो द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज insoluble and it is cannot absorb into the blood directly, and the first incorporated into the small droplet that is called measles. तो सबसे पहले जो होता है ये measles के फॉर्म में बनते हैं, which finally go to the intestinal mucosa, और फिर उसके बाद वहाँ से रिफॉर्म हो जाते हैं बहुत ही छोटे छोटे प्रोटीन्स में, दे आर कॉल्ड फैट ग्लोब्यूल्स, और इनको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। तो सबसे पहले हमें मीजल्स बने, फिर काइलोमाइक्रोन बने, और काइलोमाइक्रोन जो होते हैं हमारे सीधा लिम्फ में जाके लिम्फ में चले जाते हैं थ्रू द विलाई लिम्फेटिक वेसल, अल्टीमेटली दे आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले मीजल्स बने, मीजल्स कंटेन द बाइल सॉल्ट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फिर से ट्राइग्लिसराइड, फिर काइलोमाइक्रोन, और काइलोमाइक्रोन जो है डायरेक्टली हमारे ब्लड में चला जाता है। तो दिस इज अ डाइजेशन ऑफ द फैट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड, और इसमें हम दो ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, लिवर और पेंक्रियाज के बारे में। लिवर, नो डाउट इट इज़ अ वेरी मच लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, अप्रॉक्स 1.2 to 1.5 kg, 1.5 किलो का लिवर होता है। इट इज सिचुएटेड इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी बिलो द डायफ्राम ऐसे है, तो यहाँ पे एक्चुअली इसका सिचुएशन होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर द मिक्स ग्लैंड, इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं लिवर जो होता है चारों तरफ से एक कवरिंग होती है, एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। तो दिस लिवर इज दैट प्रोटेक्टेड और कवरिंग बाय द ग्लीसन्स कैप्सूल, और यही ऊपर वाला कवरिंग जो है अंदर के साइड इन्वेजिनेट हो जाता है, अंदर के साइड घुस जाता है। तो इंटरनली जो लिवर हो जाता है दो लोब में डिवाइड हो जाता है, एक लोब दूसरा लोब, तो दो लोब में डिवाइड हो जाता है, और इस लोब को डिवाइड करता है फेल्सीफोरम लिगामेंट। सो इन ह्यूमन बीइंग द लिवर इज डिविजिबल इनटू द टू लोब superficially, or you can say internally, by the help of this falciform ligament. Hepatic lobules और hepatocytes यहाँ पे देख पा रहे हैं, it is a benzene like that's benzene जैसे होता है वैसे cells होते हैं, and they are called a structural and function unit of liver, and they contain Kupfner cells, और यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के कुफनर सेल्स होते हैं जो कि एक फिक्स मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि फैगोसिटिक होते हैं। अगर लिवर में कोई भी ऑर्गन आ जाए, लिवर के अंदर कोई भी पैथोजन आ जाए, तो ये कुफनर सेल्स उसे किल करेंगे। सो दिस लिवर इज कन्वर्टेड बाय द दिस कवर बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू, यस इट इज़ अ ग्लीसन्स कैप्सूल। और ये जो हेपेटिक सेल्स हैं जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है, बेसिकली दे सिक्रीट बाइल, और एक जो बाइल है अंदर हमारे गॉल ब्लैडर में आके वहाँ पे कंसंट्रेट होते हैं और थिक होते हैं। तो बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स व्हिच इज कंसंट्रेट इनसाइड द गॉल ब्लैडर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द लिवर। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, हर चीज़ का डाइजेशन इस पे होता है। ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजन जो होता है हमारे लिए स्टोर होता है, जब भी हम फास्टिंग वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे स्टोर होगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन, this glycogen is converted into the glucose, and glyconeogenesis, neo का मतलब नया चीज़, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द न्यू सब्सटेंस लाइक फैट, प्रोटीन। बेसिकली जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट से बनता है, बट अगर फैट से, प्रोटीन से, कुछ चीज़ से बनने लगे तो उसी को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑल दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द लिवर, एंड फॉर्मेशन ऑफ द मैक्सिमम प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन,
globulin, fibrinogen and prothrombin is mainly take place, blood clotting factor is take place. यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग यहाँ पे रह रही है, तो दिस इज कॉमन प्रेजेंटेशंस. So the next is they have storage of vitamin A, D, E, K, FADEC, fat soluble vitamin, F for the fat, or A, D, E, K, that is fat soluble vitamin, vitamin B12, iron and copper also. Erythropoiesis take place in the formation of RBC, but it is a quite low, that is a 15%. The main site for the erythropoiesis is the red bone marrow, and अगर रेड बोन मैरो ऑप्शन में नहीं है तो किडनी 85% होता है, और फिर लिवर में भी 15% होता है. सिंथेसिस ऑफ द बाइल, बिकॉज हेपेटोसाइट सेल सिक्रीट अ बाइल, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि हमारे बॉडी में स्टोर रहता है. तो एक बार क्वेश्चन आता है द कुफनर सेल्स अकर इन AIPMT और नीट के लिए बात एक ही है, तो नो डाउट इट इज़ अ किडनी में स्टोरेज होता है, जो कि फिक्स मैक्रोफाइजेस हैं. Let's suppose this is the second question and this one is the third question. Where do the certain symbiotic microorganisms normally occur in human body? अभी बताया था, आंसर विल बी सीकम. यस, सीकम में हमारे जो होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, द पॉलीसेकेराइड विच सिंथेसाइज एंड स्टोर इन द लिवर सेल. लिवर सेल में कौन सा पॉलीसेकेराइड स्टार्ट जो होता है, पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं, तो यस इट इज़ अ galactosan. Galactosan is stored and synthesized inside the liver. Now we are talking about the pancreas. Pancreas is called heterocrine gland or it is called mixed gland because both endocrine और exocrine gland. endocrine जो होता है, ये pancreas जो होता है हार्मोन सिक्रीट करता है. आप सबको पता है कि दो टाइप के हार्मोन pancreas सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन. So the next hormone that is called insulin, which is secreted by the pancreas, which is the endocrine portion. We are not concerned for the endocrine function. We are concerned about the exocrine function because it secretes a pancreatic juice, a pancreatic enzyme. So here is the duodenum, or suppose this is a pancreas, the duct of Wirsung, जो कि बहुत बड़ा duct है और सीधा के सीधा जो है duodenum में आके open होता है. So pancreas is situated inside the loop of the duodenum and the bile duct and pancreatic duct open together into the duodenum as a common hepato, मतलब ये liver से आ रहा है और pancreas से आ रहा है, hepatopancreatic duct, which is guarded by sphincter of Oddi. तो sphincter of Oddi उसे गार्ड करता है ताकि duodenum में एक बार आ जाए तो फिर से इन दोनों में ना जाए. exocrine portion, they are alkaline pancreatic juice, इसी के बारे में हमें पढ़ना है. और एंडोक्राइन फंक्शन में अभी हमने देख लिया, इंसुलिन और ग्लूकागन सिक्रीट होता है. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही पेंक्रियाज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो पेंक्रियाटिक जूस दे हैव अ इनएक्टिव एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड ट्रिप्सिनोजन, और इनएक्टिव एंजाइम है दैट इज़ काइमोट्रिप्सिनोजन. ये आया हुआ क्वेश्चन है सारा. प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेसेस, डेजेज बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. माइलेजेस, लाइपेसेस और न्यूक्लियसेस, तो ये सारे इनएक्टिव एंजाइम है. And the release of pancreatic juice is stimulated by secretin or cholecystokinin, not ACE. cholecystokinases अलग है, ACE लग जाए, काइनेज लग जाए तो एंजाइम होगा, ACE नहीं है, नीन है. सो secretin और cholecystokinin ये नीट में आया क्वेश्चन है. तो पेंक्रियाज से अगर मैक्सिमम आपको जो है पेंक्रियाटिक जूस को निकालना है तो सिक्रेटिन और कोलियोसिस्टिकाइनिन जो है एक्ट करेगा गॉल मतलब कि पेंक्रियाज के ऊपर, और उससे जो है पेंक्रियाज के ऊपर, और उससे फटाफट सारे एंजाइम निकलेंगे. सो दिस ट्रिप्सिनोजन इज इनएक्टिव एंजाइम enterokinase which is secreted by the intestinal mucosa and it is converted into the trypsin, and this trypsin is important for digestion of the protein. So now the first question which is नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों नीट में क्वेश्चन आया हुआ है. emulsification of fat is carried out. Yeah, emulsification of fat is carried out the bile salt. Second question, the release of pancreatic juice is stimulated by, अभी बताया, यहाँ पे देखिए एज लग गया तो इसे काट दीजिए, ठीक है. एंटीरोकाइनेसेस, ट्रिप्सिनोजन और सेक्रेटिन थी. यस, इट इज अ सेक्रेटिन और कोलियोसिस्टोकाइनिन है ना. तो ये दोनों मिलके स्टिमुलेट करते हैं पेंक्रियाटिक जूस को, जो कि नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. इफ द पेंक्रियाज इज रिमूव द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्ट, कौन सा
जो है रिमेन अनडाइजेस्टेड हो सकता है, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. लेट्स सपोज द थर्ड क्वेश्चन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑल ऑफ दीज. सो बढ़िया. So yes, all of these is the correct answer. Let's suppose it's a fourth question, the recent year 2016. Which of the following is guarded the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? So yes, no doubt, is sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi is guarded to this one. Now we are talking about some disorder related to the digestive system. One is called jaundice. सो एक्सेस बाइल पिगमेंट, अगर हमारा बाइल पिगमेंट, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक्सेस टूट रहा है तो इससे बाइल पिगमेंट बनेगा. एंड दिस बाइल पिगमेंट इज मेनली बिलीरुबिन, जो कि पीले कलर का होता है, येलो होता है. दे कॉजेज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट एंड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल एंड द लीड टू द टर्निंग ऑफ द आई इज येलो. द स्क्लेरा, द कलर ऑफ स्क्लेरा इज वाइट, और पूरे बॉडी का कलर जो होता है ये वाइट नहीं येलो हो जाता है, येलो पीला हो जाएगा. तो आई का कलर भी पीला हो जाएगा, पूरे बॉडी का कलर भी पीला हो सकता है, इसलिए इसे पीलिया बोलते हैं. द स्किन एंड आई टर्न टू द येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट. तो बाइल पिगमेंट पे डिपोजिशन होता है. वॉमिटिंग की बात करें तो मान लीजिए स्टमक है और स्टमक में ऐसा चीज़ आपने खाया है जो बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है. सो द मेडुला सेंटर, मेडुला ऑब्लिगेंटा विच इज़ द vomit center, which is let's suppose this is the vomit center, they are innervated and the contraction is there, a small contraction is there, stomach contraction hoga and they are repel out. So this is called vomiting. So this is called vomiting. Diarrhea का मतलब होता है frequency of the bowel is increases abnormal 2 or 3 or 4 times loose stool अगर आए तो दैट इज कॉल्ड डायरिया. डायरिया के साथ अगर फीवर आए तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ बैक्टीरियल. सो ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया इज ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट. एंड डायरिया इज अ सेल्फ लिमिटिंग, 2 या 3 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा. अगर इनकेस खत्म ना हो तो मेट्रोनिडाजोल 400 mg BD एंड सिप्रॉक्स 500 BD इसे हम ले सकते हैं 3 दिन तक. बट इससे भी बेहतर दवाई एक आ गई है, टैबलेट O2. यस, टैबलेट O2 इज़ नॉट ऑक्सीजन, इट इज़ अ BD. सुबह शाम लेना है. और टैबलेट O2 में 2 टाइप के सॉल्ट हैं और इस लूज मोशन से इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा. कॉन्स्टिपेशन इज बेसिकली व्हाट द स्टमक कंटेंट इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट इज स्टक ओवर हियर. यहाँ से ब्रेन से मैसेज आ रहा है, फिर भी जो है ये मतलब कि सब चीज़ जा नहीं पा रहा है ना. ब्रेन से मैसेज आने के बाद भी जो है पूरी तरह से ये ठीक नहीं हो पा रहा है. तो क्या होगा कि यहीं पे रिटेन रहेगा, वो ये पास आउट नहीं होगा. तो दैट इज़ कॉल्ड मतलब कि जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा जो है यहाँ पे जा नहीं पा रहे. इवन मैसेज भी आ रहे हैं ब्रेन के थ्रू से, तभी ये जा नहीं पा रहा. तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. तो कॉन्स्टिपेशंस में जब भी हम बात करेंगे तो इट इज़ पहले तो हम लाइफ स्टाइल को सही करेंगे. अगर ठीक ना हो तो एक सिरप आती है, सिरप लैक्टुलोज. सो सिरप लैक्टुलोज लेके उस कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. हमने यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट किया, सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट सारा चीज़, एक भी पॉइंट मैंने यहाँ पे मिस नहीं किया. हालांकि मैंने थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया है, बट हर पॉइंट को कवर किया है जो आपके नीट, एम्स और जिपमर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे. आप कम समय में ये सारा का सारा अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे.